से 3 दिन का सेमिकॉन इंडिया समिट गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो गया है। इस समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए समिट का आयोजन किया गया है। इसमें 23 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। समिट की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर का देश में स्वागत करते हुए कहा, सरकार सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए खास इंसेंटिव्स दे रही है। हमने नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कई तरह के टैक्स छूट का ऐलान भी किया है। आज भारत दुनिया के सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स वाले देशों में से एक है। हमने टैक्सेशन प्रोसेस को फेसलेस और सीमलेस बनाया। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में आने वाले कई पुराने कानून और कंप्लायंसेस को खत्म किया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए। ये निर्णय, ये नीतियां इसका प्रतिबिंब है कि भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। सेमिकॉन इंडिया समिट में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने भी हिस्सा लिया। अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ। सर बताइए, आज का महत्व कितना महत्वपूर्ण है, आज का इवेंट आपके लिए? दीदी वाले बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कैसी एनर्जी लेवल थी, सारे दुनिया के लोग यहाँ आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक से हमारे देश की रोजगार बढ़ेगा, लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे और ये प्रधानमंत्री जी का ही एक लीडरशिप है जो सब लोगों को खींच के यहाँ लेके आ रहा है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि दूसरे कोई लोग 10 साल लगते, उसको आज वो कर रहे हैं। सर डिस्प्ले का वेदांता का प्लान कहाँ पहुंचा और जो धोलेरा का वाला था वो कितनी प्रोग्रेस पर है? वो हम लोग फुल्ली कमिटेड है। हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं। इसमें 3 बात होती हैं, एक तो फाउंड्री है और एक चिप मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है। दोनों में हम लोग की बहुत अच्छी टाइप है। अभी 2 काम बहुत जरूरी हैं। एक तो जो सप्लायर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे वो करीब 200 लोग होने चाहिए। 100 से हमने टाइप कर लिया है, बाकी हमारा काम चालू है। सर कोई टाइमलाइन है कब तक हम कमीशन कर पाएंगे इसको? सबसे जरूरी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू है। मेरे को लगता है जिस हिसाब से गुजरात गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ा रही है, बहुत जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर चालू होगा और कंपनियां भी साथ में आ रही हैं, हमारा भी टाइप होगा और इसको मेरे को लगता है 2.5 साल के अंदर में हम इसका प्रोडक्शन चालू कर सकेंगे। पर्सनल इन्वेस्टमेंट होगा कि खुद लिस्टेड कंपनी के थ्रू होगा? सर हाँ, ये लिस्टेड वेदांता में लिस्टेड कंपनी के थ्रू होगा, वेदांता के थ्रू ही होगा। थैंक यू। सेमिकॉन इंडिया कितना सफल रहा और आगे का रोड मैप कैसा होगा, इस पर संवाददाता केतन जोशी ने केंद्रीय रेल और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। अश्विनी वैष्णव साहब इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और भारत क्या सेमीकंडक्टर में अब गेम चेंजर की भूमिका भी निभा सकता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से विश्व में हिंदुस्तान का एक नई पोजीशन बनाई है, 10वीं से लेकर 5वीं लेवल की अर्थव्यवस्था पे पहुंचाया है और जिस तरह से हिंदुस्तान पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, आज की सेमीकंडक्टर की जो बड़ी कॉन्फ्रेंस है, 2nd एडिशन है सेमिकॉन इंडिया का, इसमें 20 से ज्यादा देश के पार्टिसिपेंट्स आए, कंपनीज के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सीईओज वो आए, देश के रिप्रेजेंटेटिव, सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव वो आए, यूनिवर्सिटीज से आए, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से आए, जगह जगह से आए। सबको एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर बनाने का नेक्स्ट बिग डेस्टिनेशन है और माइक्रॉन का अनाउंसमेंट होने के कुछ ही हफ्ते में जमीन मिली, जमीन पे काम चालू हो गया, सारे के सारे परमिशंस मिल गए। दुनिया देख रही है इसको, दुनिया देख रही है कि किस तरह से मोदी जी हिंदुस्तान को
जो विकसित देश बनाने का जो सपना है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कंसिस्टेंटली लेके जा रहे हैं, तो उसका बहुत अच्छा लोगों में प्रभाव है। सर, आपने बताया माइक्रोन ने काम भी शुरू कर दिया जमीन के ऊपर, तो उसके बाद और कोई ग्लोबल कंपनीज है जिनके साथ भारत सरकार बातचीत कर रही हो, और अगर है तो वो कहाँ पर स्टैंड करेंगे अपने आप को, क्या गुजरात में या तो अदर पार्ट ऑफ इंडिया? देखिए, करीब आज की तारीख में और जितने भी प्रपोजल्स आ रहे हैं उन सब प्रपोजल्स को आप जानते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बनाया है, जिसमें दुनिया के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भारत सरकार की मदद कर रहे हैं। तो जैसे जैसे और कंपनीज आएंगी, जैसे उनका प्रपोजल अप्रूव होगा, वैसे मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन एकदम स्पष्ट है कि आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ न कुछ करने के लिए अपनी प्लानिंग कर रही है। अब भारतीय लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां आईएफएससी में सीधे लिस्ट हो सकेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का ऐलान किया है। अब तक एडीआर और जीडीआर के जरिए ये काम करना पड़ता था और इसके लिए उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब कंपनियां अहमदाबाद के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पर सीधी लिस्टिंग कर सकती हैं। Said in May 2020, direct listing of securities by Indian public companies would now be permissible in foreign jurisdictions. Now, I am pleased to announce that the government has taken a decision to enable direct listing of listed and unlisted companies on the IFSC exchanges. So this is a major step forward, and this will also facilitate access to global capital and result in better valuation of the Indian companies. प्रगति मैदान का नया कॉम्प्लेक्स G20 के लिए तैयार है। भारत मंडपम में जहां शिखर सम्मेलन होना है, उस हॉल की झलक दिखला रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। G20 की बैठक के लिए दिल्ली का प्रगति मैदान पूरी तरह से तैयार है और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं वो विशेष कक्ष जहां पर दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष बैठकर आने वाले दिनों में दुनिया की दशा और दिशा क्या होगी वो तय करेंगे। जी हां, ये है शिखर सम्मेलन कक्ष और यहीं पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इन कुर्सियों पर बैठकर आपस में विचार विमर्श करेंगे, G20 की अहम बैठक करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरती से पूरे कक्ष को सजाया गया है और इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स है जिसे प्रगति मैदान में खासतौर से G20 के लिए डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, बनाया गया है, उसमें ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसे भारत मंडपम कहा जा रहा है, उसमें का ये सबसे खूबसूरत और विशेष कक्ष है। आप इस कक्ष के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर शैंडलियर्स हैं, लाइटिंग्स हैं, जो एस्थेटिक्स है और खासतौर से जो ये राजस्थानी जयपुर की जो पेंटिंग्स हैं उसमें इसको खास तौर से जगह दी गई है। इस पूरे हॉल की खूबसूरती में ये चार चांद लगा रहा है। तमाम अधिकारी यहाँ पर एक एक चीज की बारीकी से डिटेल्स पर डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी चूक न रह जाए। जिस तरह से एक G20 का दुनिया भर में बड़े बड़े आयोजन होते हैं और जो सरकार का कहना है कि ये जो वेन्यू है, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े वेन्यू जहां जहां पर G20 जैसे सम्मेलन होते हैं उसमें एक तरह से कहें टक्कर का ये वेन्यू है जिसे भारत मंडपम कहा जा रहा है और इस भारत मंडपम के जरिए भारत G20 की मेजबानी करके दुनिया को संदेश दे सकता है कि भारत में भी वर्ल्ड लेवल के आयोजन जैसे कि बड़े बड़े सम्मेलन किए जा सकते हैं और उसी के लिहाज से ये तैयारी की गई है। कैमरामैन प्रदीप के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। तो प्रगति मैदान में G20 मीटिंग के लिए बना कॉम्प्लेक्स दुनिया के बेहतरीन, बड़े और मॉडर्न मीटिंग वेन्यूज में से एक है। क्या है इसकी बड़ी खासियतें और क्या है तैयारियां, इस पर ITPO के CMD प्रदीप खरोला से बात की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। किसको इस कैटरिंग के लिए दिया गया है और प्रगति मैदान की जो एक लेगेसी होती थी, जब यहाँ पर चाहे बुक फेयर होता था या फिर ट्रेड फेयर होते थे या प्राइवेट कार्यक्रम्स होते थे, तो उसको किस तरह से इस प्रगति मैदान में साथ में इस कॉम्प्लेक्स के साथ भारत मंडपम के साथ शामिल किया जाएगा? देखिए, जो प्रगति मैदान में जो एक्टिविटी चलती थी वो तो चलेंगी ही, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े प्रमाण पे वो एक्टिविटियाँ चलेंगी अब।
प्रगति मैदान में छोटी एग्जीबिशन भी होती हैं, बड़ी एग्जीबिशन होती हैं, छोटी इंडस्ट्री भी आती है, बड़ी इंडस्ट्री भी आती है, आर्टिजन्स भी आते हैं, फार्मर्स भी आते हैं। वो सभी रहेंगे और उनको और ज़्यादा अवकाश मिलेंगे। और जैसा आपने कहा कि इतनी बड़ी सुविधा को चलाने के लिए एक विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, वैसी हमने की है। इसका जो है पूरा फैसिलिटी मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल एजेंसी को दिया गया है। यहाँ की केटरिंग भी, क्योंकि इसके ही इस भवन में एक अत्याधुनिक किचन का, रसोई का निर्माण भी किया गया है। तो यहाँ पे जो भी केटरिंग होगी, जो भी खाना होगा यहीं पे बनेगा। और इसके लिए भी हमने एक प्रोफेशनल एजेंसी को टेंडर से हमने इसका चयन किया है और वो ऑलरेडी अपना कार्य भी प्रारंभ कर चुके हैं। और अब बात करते हैं आज के मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार आज गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 66,160 पर बंद हुआ। निफ्टी 14 अंक गिरकर 19,646 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, पीएससी, एनर्जी शेयरों में रही। आईटी, बैंकिंग, ऑटो शेयरों पर दबाव देखा गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर कमाई की बड़ी थीम है, ऐसा कहना है एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी का। फॉर दिस ईयर जो हमने पहले भी बात की हुई थी, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एवरी सेक्टर, बहुत सारी कंपनियां की जितने भी कॉन्फ्रेंस कॉल हुए हैं, दे ऑल आर लुकिंग फॉर इंक्रीज इन कैपेसिटी एक्सपेंशन। They all are spending over next 2-3 years. So अगले 2-3 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कंपनीज का रहने वाला है उसमें हमें बढ़ोतरी दिख रही है। So this is the one thing, the capex theme. Second important theme is credit. तो अगर हम देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस इज अनदर सेक्टर जहां पे हमारा बहुत ही पॉजिटिव व्यू है। और थर्ड सेक्टर है कंज्यूमर। कंज्यूमर सेक्टर अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर वाज इंपैक्टेड। यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के रेवेन्यू इंपैक्टेड हुए थे क्योंकि रूरल इकोनॉमी वाज अंडर प्रेशर। दिस ईयर हमें ऐसा लग रहा है कि रूरल इकोनॉमी इज लाइकली टू रिकवर। अपने नए शिखर से नीचे क्यों आया बाजार और बाजार में कौन से सेक्टर हैं दमदार? आज आवाज अड्डा में इस पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों का हंगामा आज भी संसद में जारी रहा। इस हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई तो कुछ ही देर में स्थगित हो गई, जबकि लोकसभा में हंगामे के बीच 3 बिल पारित कर लिए गए। पूरे देश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगभग देश के सभी राज्यों में शुक्रवार को भी भारी बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र और गोवा में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई और पालघर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रायगढ़ और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। नवसारी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। लगातार तेज बारिश से पूर्णा नदी के खतरे के निशान से पार हो गई है। इसके चलते सूरत मुंबई हाईवे पर पानी भर गया है। इससे यातायात प्रभावित हुआ है। तेलंगाना में भी जोरदार बरसात हो रही है। इधर हिमाचल के शिमला और किन्नौर में लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 5 ब्लॉक हो गया है। राजधानी दिल्ली के भी कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। और दिल्ली में इस बरसात में अब तक डेंगू के 187 मरीज मिले हैं, जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बच्चों और बुजुर्गों में आई फ्लू भी तेजी से फैल रहा है। डायरिया, टाइफाइड और चिकनगुनिया भी की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश और यमुना की बाढ़ ने बीमारियों को न्योता दे दिया है। जगह जगह इकट्ठा पानी, गर्म सर्द मौसम और दूषित पानी से डेंगू, डायरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और आई फ्लू जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में रोजाना इन बीमारियों के 100 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल ने अलग से फीवर क्लिनिक भी खोला है। आई फ्लू के मरीजों की संख्या 20% तक बढ़ गई है। इस बार पानी बहुत गिरा है, बारिश बहुत हुई है, इसलिए उसके जो वाटर कलेक्शन है डिफरेंट प्लेसेस पे वो काफी बढ़ गया है।
तो वो एक रीजन है जिसकी वजह से ये हो सकता है कि हमारे नंबर ऑफ केसेस ऑफ वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस जो है वो बढ़ जाए, ना केवल वेक्टर से बट ऑल्सो जैसे डायरियल डिजीज है, टाइफॉइड है या हेपेटाइटिस है, ये भी बढ़ जाएंगे। तो हर साल से हम फीवर की क्लिनिक स्टार्ट करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये एक स्पेशल एक्टिविटी शुरू होती है जो डेंगू फीवर है उसके लिए, या कोई भी फीवर आता है तो हम उसके लिए अलग से फीवर क्लिनिक शुरू करते हैं। दिक्कत ये है कि इन सभी बीमारियों के लक्षण मिलते जुलते हैं, जैसे कि बुखार, जोड़ों में दर्द, थकान और सर दर्द। लेकिन डेंगू सबसे खतरनाक हो सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि थोड़ा एहतियात रखा जाए तो इनसे बचा जा सकता है। अपने आप को बचाने के लिए हमें फुल स्लीव की शर्ट पहने, मच्छर रिपेलेंट का यूज करें, जो हम मॉस्किटो नेट लगाएं, जो भी हम कर सकें अपने आप को मच्छर अपने पास ना आने दें ताकि हम उसके कटने से बचें। जानकारों के मुताबिक हर साल सितंबर तक इन बीमारियों का प्रकोप रहता है। इस बार बीमारियों ने जल्दी और तेजी से दस्तक दी है, इसलिए ज्यादा सावधानी रखना जरूरी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। बायजू संकट के बाद सरकार बिग स्टार्टअप्स के लिए कई सख्त कदम उठा सकती है। सरकार जल्द ही बड़े स्टार्टअप्स के लिए नए रेगुलेशन लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत लिस्टेड कंपनियों के 3 महीने के भीतर कंप्लायंस जरूरी कर दिया जाएगा। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक। देखिए, जिस तरह से बायजू जैसे स्टार्टअप्स में रेगुलेटरी लैब्स की खबरें आनी शुरू हुई, उसके बाद पूरा स्टार्टअप ही संकट में आ गया। इसे देखते हुए सरकार काफी सतर्क हो गई है। देश में जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं जो कि देश के अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, वैल्यूएबल हैं और सिस्टमिक इम्पैक्ट रखते हैं देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर, ऐसे स्टार्टअप्स के लिए सरकार रेगुलेटरी नॉर्म्स को सख्त करने पर विचार कर रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने कंपनी लॉ कमेटी को ये पूरा मैटर भेजा है और कहा है कि वो इस तरह से सख्त रेगुलेशंस बनाएं, कंप्लायंस बनाएं, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी इफेक्ट न पड़े और साथ ही साथ जो बड़े स्टार्टअप्स जो कि खासतौर से स्टार्टअप्स के नाम पर कई तरह के कंप्लायंस में छूट ले रहे हैं, उसका बेजा फायदा न उठा सकें। तो कुल मिलाकर सरकार कोशिश ये कर रही है कि अभी जिस तरह से कंपनियों को 3 महीने के कंप्लायंस करने के लिए इजाजत मिलती है, उसी तरह से जो बड़े स्टार्टअप्स हैं उनको भी 3 महीने तक की कंप्लायंस के अंदर करने की इजाजत मिले। उनको 3 महीने के अंदर अपने कंप्लायंस के लिए जितने भी रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं पूरे करने पड़े। अभी तक स्टार्टअप्स को 6 महीने की ये छूट है, जिसका कई बार गलत फायदा उठाया जाता है। तो सरकार यही चाह रही है कि जितने भी ऐसे स्टार्टअप्स में प्राइवेट कैपिटल के इन्वेस्टमेंट्स बड़े पैमाने पर होते हैं, वहां पर सरकार निगरानी बढ़ाए ताकि बाद में इस तरह के कोई भी जो रेगुलेटरी लैप्सेस की खबरें ना आए। शुक्रिया आलोक। टाइम मैगजीन ने पिछले 100 सालों की 100 बेस्ट फिल्मों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली ने जगह बनाई है। इस लिस्ट में जगह बनाने वाली ये एकमात्र भारतीय फिल्म है। ये फिल्म 1955 में आई थी। ये फिल्म दी एपू ट्रायलॉजी का हिस्सा है। इसके 2 अन्य पार्ट अपराजितो और द वर्ल्ड ऑफ अपू हैं। सत्यजीत रे को सिनेमा में उनके योगदान के लिए ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लिस्ट में और भी कई चर्चित फिल्मों ने जगह बनाई है। अल पचिनो की गॉडफादर पार्ट 2, रॉबर्ट डिनीरो की टैक्सी ड्राइवर, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आज रिलीज हुई है। फिल्म एक फैमिली ड्रामा पर बेस्ड है। इसमें दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जया बच्चन, शबाना आजमी भी नजर आए। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। लोगों ने फिल्म को एंटरटेनिंग, रोमांटिक, इमोशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाला बताया है। कई फैंस ने तो कहा कि रणवीर आलिया ने बवाल मचा दिया है। वहीं कई ट्विटर यूजर्स ने मूवी को करण जौहर की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक बताया है। भारत का कार बाजार तेजी से बदल रहा है। कस्टमर को लुभाने के लिए कंपनियां सारे घोड़े खोल रही हैं। यही वजह है कि कल तक जो फीचर्स लग्जरी थे
वो अब बजट कारों में मिल रहे हैं। देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट। कभी सनरूफ जैसे फीचर महंगी गाड़ियों की खासियत थे, लेकिन अब भारत में बिकने वाली हर चौथी कार सनरूफ के साथ आ रही है। इस साल अब तक बिकी कुल कारों में 26% कारें सनरूफ वाली हैं। यही नहीं, पिछले 5 साल में सनरूफ वाली कारों की बिक्री 5 गुना बढ़ी है। अब 10 लाख से कम कीमत की कारें भी सनरूफ के साथ आ रही हैं। चाहे टाटा की हैचबैक अल्ट्रोज हो, या हाल ही में आई हुंडई एक्स्टर या i20 या महिंद्रा की XUV 300। लेकिन सिर्फ सनरूफ ही नहीं, बजट कारों में कई और लग्जरी फीचर्स आम हो गए हैं। मसलन वेंटिलेटेड सीट्स को ही लीजिए, टाटा नेक्सॉन हो, किया सोनेट या मारुति सुजुकी XL6, इन सभी गाड़ियों में आपकी सीट को कूल रखने के लिए वेंटिलेशन की व्यवस्था है। चलते हुए कस्टमर की डिमांड ज्यादा हो गई है, कस्टमर की प्रीमियम फील ज्यादा हो गई है और कस्टमर चाहता है कि जो फीचर बड़ी गाड़ी में है वो सारे फीचर छोटी गाड़ी में भी हो, वरना वो वैल्यू फॉर मनी उसे देखना नहीं चाहता। इसी तरह हेड अप डिस्प्ले, ADAS, पावर विंडो, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स भी आपको 10 लाख रुपए से कम की कारों में मिल जाएंगे। सरकार सभी कारों के लिए 6 एयरबैग्स अनिवार्य जैसी सेफ्टी फीचर्स लाने जा रही है। यानी लग्जरी हो या सेफ्टी, अब कार की सवारी इनके साथ ही होगी। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए।